ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की, या कहीं की फेलियर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक की बात करें तो हमारे पास कुछ जो ड्रॉबैक है बोहर एटॉमिक मॉडल के, उसके अंदर अगर हम बात करने से पहले कुछ बेसिक फिनोमिना की बात करें, जैसे कि बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज थी या कहीं की और भी जो कंसेप्ट था वो बोहर ने दिया। इस वीडियो में हम बात करें बोहर के ड्रॉबैक की। तो फर्स्ट अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो बोहर का जो ड्रॉबैक है वो फर्स्ट है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो केवल ऐसे एटम्स के लिए एप्लीकेबल था या कहें कि ऐसा एटम जिसके अंदर केवल वन इलेक्ट्रॉन था। सो बोहर एटॉमिक मॉडल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में यदि वन इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसी के लिए अप्लीकेबल था, या कहें कि हाइड्रोजन एटम पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के बेसिस पर अपना ऑब्जर्वेशन था। मोर देन अगर इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम में तो फिर हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन उसको नहीं कर सका। ठीक है, सो बोहर कुडंट एक्सप्लेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। जब किसी एटम में एक और एक से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे तो बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये इसका मेजर ड्रॉबैक निकल कर आया। सो फर्स्ट ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो एप्लीकेबल था ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम। ऐसा एटम जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन था, केवल उसके लिए ये एप्लीकेबल था हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। सो वो क्या यहाँ पर क्या हमारा फेलियर आता है कि ये एक से ज्यादा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर हमारे पास सेकंड आता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो समरफील्ड ने हमारे जीमन इफेक्ट के बारे में बताया था मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो चलिए उसकी भी हम बात करते हैं। तो सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था बोहर एटॉमिक मॉडल का वो ये था कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो स्प्लिट होती है अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। क्या कहा उन्होंने कि जो हमारा एटम है या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो स्प्लिट होती है। और कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि स्प्लिट अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, और इस फिनोमिना को उन्होंने कहा था जीमन इफेक्ट। ठीक है, सो जीमन इफेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सेम फिनोमिना होता है, स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, और जब स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तब उसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट के बारे में हमारा बोहर ने नहीं बताया था। सो बोहर कुडंट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट पर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो हमारा जो स्पेक्ट्रल हमारे पास जो होता है स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो स्प्लिट होती है और भी क्लोज लाइन के अंदर, और उस फिनोमेना को जीमन इफेक्ट कहते हैं। बट अगर हम बात करें फिर टॉक अबाउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा बोहर नहीं बता सका। देन हमारे पास आता है बोहर अनएबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। देखिए, बोहर ने यह कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो जिस ऑर्बिट में करता है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। सो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और इसके अलावा उसने कहा कि हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स होते हैं के जो एनर्जी लेवल होते हैं N1 N2 N3 N4, एंड उन्होंने सेल की नेम भी दिए KLMN। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे ये वो नहीं बता सका। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोहर अनएबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। जो डिफरेंट ऑर्बिट्स थे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं बता सका। ये भी इसका एक मेजर ड्रॉबैक निकल कर आया। फिर हमारे पास आता है अनएबल टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। देखिए, उन्होंने जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक हमारे पास होता है क्या होता है H2O, और अगर हम इस H2O की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से बाइंड करता है, और यहाँ पर 104 डिग्री का हमें क्या देखने को मिलता है, बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। इसका शेप हम देख सकते हैं या कहें कि सब कुछ बता रहे हैं। तो बोहर जो एटॉमिक मॉडल था वो अनएबल था एक्सप्लेन किसके, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के बाय द केमिकल बॉन्ड, कि ये कैसे H2O मॉलिक्यूल्स बन गया। ये हमारा बोहर जो एटॉमिक मॉडल था वो नहीं बता सका, या कहें कि बोहर का जो कंसेप्ट था वो ये नहीं बता सका कि कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बाय केमिकल बॉन्ड के। सो ये भी इसका क्या था, एक मेजर ड्रॉबैक था। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो बोहर ने
जो एक्सप्लेन दिया था वो फेल्ड था, या कहें कि बोहर का जो मॉडल था वो प्लेनर था। कैसा था? बोहर एटॉमिक मॉडल जो, या कहें कि बोहर का जो मॉडल था एटम का वो कैसा था? वॉज प्लेनर। तो वो यहाँ पर फेल्ड हो गया था। क्या एक्सप्लेन करने में? 3D व्यू और कहें कि लुक ऑफ एटम। एटम का जो 3D व्यू था, या कहें कि जो 3D व्यू था, 3 डायमेंशनल जो व्यू था, या कहें कि लुक ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो हमारा जो बोहर था वो फेल्ड हो गया था, या कहें कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट द 3 डायमेंशनल व्यू एंड लुक ऑफ एटम्स। ये वो क्या कर सका? एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो बोहर का ये भी एक मेजर ड्रॉबैक निकल कर आया कि वो केवल देखो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ना वो प्लेनर था, तो वो 3 डायमेंशनल व्यू को प्रेजेंट नहीं कर सका, या कहीं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमारे पास आता है कि इसके अलावा वो ये फेल्ड था काउंटिंग ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा मैंने? कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो फेल्ड हुआ। किसमें? बोहर का जो कंसेप्ट है वो फेल्ड हुआ इन काउंटिंग फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखिए हाइजेनबर्ग के बारे में भी अभी बताएंगे हम आपको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा आपको डी ब्रॉगली कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट मैं अगले लेक्चर में ले रहा हूँ। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो फेल्ड था। किसको काउंटिंग करने में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो ये क्या थे? हमारे बोहर के जो ड्रॉबैक्स थे उसकी हमने बात की। ठीक है, सो क्या क्या हमारे पास ड्रॉबैक थे बोहर के? फर्स्ट हमारे पास ड्रॉबैक था कि ये केवल एप्लीकेबल था कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एटम, या कहीं कि ऐसा एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक हाइड्रोजन एटम। और अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो क्या होती है? स्प्लिट होती है वेरी क्लोज लाइन में, स्पेक्ट्रल लाइन में, जिसको हमने जीवन इफेक्ट देखा। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर हमने कहा कि ये बताने के लिए अनेबल था। थर्ड हमारे पास आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट्स वो भी वो नहीं बता पाया। देन अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। देन अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल व्यू भी वो एटम का नहीं बता सका, क्योंकि उसने तो केवल प्लेनर एटम के बारे में बताया था। और वो ये भी फेल्ड था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और हमारा डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये भी वो पूरी तरह से नहीं था। सो इन डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खत्म कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।